रेशियो ऑफ मॅग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, दिशा m/l इक्वल्स टू क्या होता है E अपॉन टॉइस ऑफ me, काय म्हणतो आपण त्याला गायरोमॅग्नेटिक रेशो. कितना होता है संस्कृती, आलो फाइनली करेक्ट, ठीक है 8.8 इंटू 10 टू द पावर प्लस 10 कूलम पर kg, ये होता है गायरोमैग्नेटिक रेशो. सिट डाउन. एंड यही क्या होता है बेसिक ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म होता है. उसके बाद में बेसिक हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस m, साउथ पोल क्या होती है पोल स्ट्रेंथ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म. देन मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, देन मैग्नेटिक परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस है तो 4 × 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है. देन मीडियम रिलेटिव परमीएबिलिटी कितनी होती है 1 + काय का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो ये बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज जियो मैग्नेटिज्म और क्रिस्टल. क्या होता है जियो मैग्नेटिज्म मतलब स्टडी ऑफ अर्थ. इसमें क्या होता है ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक. उसके बाद में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. उसके बाद में एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद द हॉरिजॉन्टल. एंड उसके ऊपर से हम कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है B इक्वल टू रूट ऑफ BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, यानी कि BH इक्वल टू रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस BV का स्क्वायर, ठीक है. एंड उसी से रिलेटेड कल के लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट ऐड किया था दैट इज एपरेंट एंगल ऑफ डीप. तो क्या करना पड़ता है टू फाइंड एपरेंट एंगल ऑफ डीप, पहले डीप सर्कल क्या है डिफाइन करना पड़ता है. डीप सर्कल आने के बाद ट्रू डीप डिफाइन करना पड़ता है. क्या होता है ट्रू डीप शिवम, कल ऑनलाइन के लेक्चर तू ट्रू डीप क्या होता है ट्रू डीप. गायत्री वेरी गुड. व्हेन डीप सर्कल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल ऑफ डीप इज नोन एज एक्चुअल डीप. लेकिन अगर आपके डीप सर्कल को हम मैग्नेटिक मेरिडियन छोड़ के किसी भी प्लेस पे प्लेस करेंगे तो जो एंगल ऑफ डीप बनता है वो बनेगा एंगल ऑफ डीप. फिर उसके लिए हमने कल डायग्राम ड्रॉ की थी है ना. एक प्लेन जो एक्चुअल डीप का था, दूसरा प्लेन जो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के साथ अल्फा इतना एंगल बना रहा था. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्या कर रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में एंगल बना रही है डेल्टा. तो हमने वहां पे BH लिखा था B cos डेल्टा. एंड फिर से ये BH में एंड प्रेजेंट प्लेन में एंगल था अल्फा. तो अगेन इस BH का हमने कंपोनेंट लिया वो था BH डैश विच इज इक्वल्स टू BH cos ऑफ अल्फा. यानी कि यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डीप डिफाइन करना है तो फिर से आएगा tan डेल्टा जो होता है BV अपॉन BH, बट यहाँ पे BH विल बी रिप्लेस बाय BH डैश. तो tan डेल्टा बनेगा BV अपॉन BH cos ऑफ अल्फा. फिर से हम क्या करेंगे BV को B साइन डेल्टा, BH को B cos डेल्टा से रिप्लेस करेंगे. BB कट साइन डेल्टा अपॉन cos डेल्टा. तो tan डेल्टा डैश मतलब एपरेंट डीप इज इक्वल्स टू tan डेल्टा अपॉन cos ऑफ अल्फा वेयर डेल्टा इज ट्रू डीप और एक्चुअल डीप. अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन एंड दूसरा प्लेन, ठीक है. उसके बाद में हमने एप्लीकेशन देखे थे जियो मैग्नेटिज्म में, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आता है टेंजेंट लॉ का. क्या होता है टेंजेंट लॉ, किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं कौन सी एक हॉरिजॉन्टल होगी ऑलवेज नहीं BH परपेंडिकुलर आएगी दैट इज B जिसको हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. वहाँ पे मैग्नेट कम टू रेस्ट एट एनी एंगल दैट इज थीटा. तो वहाँ पे क्या होता है B इक्वल्स टू BH tan ऑफ थीटा. इसको बोला जाता है टेंजेंट लॉ. फिर इस लॉ के ऊपर वर्क करने वाला फर्स्ट डिवाइस आता है दैट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर मतलब उसका काम होगा करंट को मेजर करना, ठीक है. तो B इक्वल्स टू BH tan ऑफ थीटा, ये आता है आपका टेंजेंट लॉ. उसके ऊपर वर्क करने वाला पहला डिवाइस दैट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. क्या होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में करंट मेजर करते हैं या फिर करंट को डिटेक्ट करते हैं. बस वर्किंग क्या होगी टेंजेंट लॉ के ऊपर वर्क कर रहा है, इसलिए एक सर्कुलर कॉइल लेंगे जिसमें हमने देखा था कि कॉपर की कॉइल है वाउंडेड ऑन ए नॉन मैग्नेटिक फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम. जो सर्कुलर फ्रेम थी उसके सेंटर में परपेंडिकुलर प्लेन में हम कंपास नीडल पिवोट करेंगे जिसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर स्केल थी
जिसको हम क्या करते क्या जिसके ऊपर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब गिवन मैग्नेटिक नीडल को हमने दो मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर उसमें प्लेस किया था, पहली मैग्नेटिक फील्ड बी विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय करंट जो फ्लो होगा थ्रू द कॉइल, कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बट यम नंबर ऑफ टर्न से तो म्यू नॉट एन आई अपॉन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से जो बी रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ कितना होगा बी एच टेन थीटा। फिर उन दोनों को हमने इक्वेट किया था, इक्वेट करने के बाद क्या हो गया इक्वेशन, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इज इक्वल्स टू बी एच इंटू टेन ऑफ थीटा। फिर इसमें से अगेन थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करके हमें यहाँ पे आई इक्वल्स टू के इंटू टेन ऑफ थीटा ये रिलेशन मिला था, और के को हमने बोला था कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना। मग काय होतं रिडक्शन फॅक्टर, के मतलब क्या था रिडक्शन फॅक्टर, तो क्या आता है के मतलब रिडक्शन फैक्टर मतलब 2RBH अपॉन म्यू नॉट एन, 2RBH अपॉन म्यू नॉट एन, और इसका ऐसा यूनिट क्या था एम्पियर। फिर ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया, उसके बाद में आता है मैग्नेटोमीटर। दो टाइप के मैग्नेटोमीटर देखे थे, पहले डिप्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, दूसरा वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। दोनों भी मैग्नेटोमीटर का काम क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कंपेयर करना, ठीक है। तो पहला मैग्नेटोमीटर जो था डिप्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, क्या था उसमें सेंटर में कंपास नीडल, सर्कुलर स्केल, दोनों साइड में मीटर स्केल, 10A पोजीशन में A फॉर एक्सिस, मतलब हम इस तरह से बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे कि गिवन जो नीडल थी मैग्नेट का और फिर कंपास नीडल वो एक्सिस के ऊपर आती है। फिर एक्सिस के ऊपर अगर आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू बनेगा बी एच टेन ऑफ थीटा। ये किसके लिए, फॉर टेन ए पोजिशन। वही अगर टेन बी पोजिशन बनेगी तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू यम अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू बी एच इंटू टेन ऑफ थीटा। फिर इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, या फिर डिफरेंट मैग्नेट लेंगे एंड एक ही केस रखेंगे तो भी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर से रिलेशन आता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज वेल एज m इज पवन डायरेक्टली का इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, जिसका काम क्या है अगेन वही कंपेयर करना या फिर मेजर करना, और उसके लिए पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला था 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम इंटू बी एच, वेयर आई का मतलब था करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड बार मैग्नेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ml² बाय 12। यहाँ पे कैपिटल M इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट, बी एच का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेन अगर हमें यम कैलकुलेट करना है तो हम स्क्वायर करके टर्म्स रीअरेंज करते थे, तो क्या आता था 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन टी स्क्वायर इंटू बी एच, ये क्या था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर हमें बी एच कैलकुलेट करना है या फिर बी एच कंपेयर करना है तो फिर बी एच वन अपॉन बी एच टू इक्वल्स टू वेरी गुड होल स्क्वायर। उसके बाद में अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए हम अलग से एक मेथड भी यूज़ करते थे, सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सम में क्या होता था यम इक्वल्स टू m1 प्लस m2, डिफरेंस में क्या होता था यम इक्वल्स टू m1 माइनस m2, आई इक्वल्स टू क्या होता है हर बार i1 प्लस i2, तिकडं पण i1 प्लस i2। तो फाइनली m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू ts² प्लस td² अपॉन ts² माइनस, इस तरह से हम दोनों को कंपेयर करते थे, ठीक है। और क्या देखा था कल, टॉपिक 2-2, 3-3 दिवसातच का संपता आहे हे परत एकदा मला एक्सप्लेन करावं लागते। तुम्ही कंपेअर करा बेटा, जज करा मॅग्नेटिझम, कळालं ना। आता 2 मिनिटात बघितलं आपण, कालच्या लेक्चरचा जो कंटेंट आहे तोच नवीन कंटेंट होता। अगोदरच्या सगळ्या टर्म्स आपण मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करण्या अगोदर डिस्कस केल्या होत्या। आता पुढचा टॉपिक येईल EMI, दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन। तिकडं पण सेम सिच्युएशन असणार आहे, तिकडं रिक्वायर्ड असणाऱ्या मोर दॅन 50% कन्सेप्ट या 2 टॉपिकमध्ये आपण कव्हरअप केले, कळालं ना। फक्त ॲडिशनल ॲप्लिकेशन्स आणि फॉर्म्युले तेच नवीन येतात, हे मी तुम्हाला आज नाही सांगत आहे, मी डायमेन्शन सुरू केलं तेव्हा आपण सांगत होतो की 12th NCERT का पार्ट फर्स्ट जो आहे एकदा इलेक्ट्रो व्यवस्थित समजावून झाला की मग नंतर कोणता टॉपिक कधी सुरू झाला कधी संपला काही समजत नाही आणि सगळे टॉपिक्स कंप्लीट होतात। पण ज्यांचा इलेक्ट्रो मिस झाला मग त्यांना इकडं EMI AC पर्यंत काही ताळमेळच लागत नाही, कळालं ना। त्यामुळे जे इलेक्ट्रो व्यवस्थित करत होते त्यांना इथं काही प्रॉब्लेम येत नाही, कारण सगळ्या कन्सेप्ट त्याच आहेत,
ठीक है ना। तो चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन दैट इज, इसको mz या फिर I इससे भी डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन। अब इसको स्टडी करने से पहले सेम एक कंसेप्ट आती है इलेक्ट्रो में, बट हमने इसको इलेक्ट्रो में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करके हमें दोनों को एक्सप्लेन करना था। पोलराइजेशन, अब पोलराइजेशन मतलब क्या था, थोड़ा सा इलेक्ट्रो को अगर याद करेंगे तो जब हम कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे थे तो कैपेसिटर से पहले इलेक्ट्रो का लास्ट लेक्चर एंड कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इस तरह की कंसेप्ट देखते थे कि अगर हमने दो कंडक्टर है, इनको अगर पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल अगर हमने प्लेस किया तो इनके जो चार्ज की पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है, जो बाय इंडक्शन डेवलप होती है। एंड इसके स्पेस में हम क्या प्लेस करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या था, इंसुलेटर और या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने यहाँ पे प्लस चार्ज डिपॉजिट किया, यहाँ पे माइनस चार्ज डिपॉजिट किया, समझ में आ रहा है ना। मतलब हमने क्या अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि ये बीच में जो है वो इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर मतलब जिसके सरफेस के ऊपर चार्जेस असं नसतं, चार्जेस प्रत्येकामध्ये असतात, कळालं ना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम में कौन से चार्जेस नहीं होंगे, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसकी जो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो तो प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले होता क्या है कि इसके सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं वो डाइपोल फॉर्म करते हैं। डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कैसे चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो होता क्या है, देखो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पोलार एंड दूसरे होते हैं नॉन पोलार। सेम कंसेप्ट तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये पण है, पोलार एंड नॉन पोलार, बस डिफाइन करने की मेथड अलग है, अल्टीमेट उनका एप्लीकेशन सेम है। पोलार का मतलब कुछ तो पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काहीतरी असतं ना, का नाही झालं, नाही माहिती, नाही आहे केमिस्ट्रीमध्ये। पोलार अँड नॉन पोलार माहीत नाही तुम्हाला, कुठल्या टॉपिकमध्ये, सगळ्या टॉपिकमध्ये। बरं, मला वाटलं का असं माहीत नाही सगळं। क्या क्या होता है पोलार, सूरज? अरे हां, सांग 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 पवन। सूरज स्टँड अप. व्हॉट इज मीन बाय पोलार मॉलिक्युल्स अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री? फिजिक्सबद्दल काय ते आपण बघून इथं सोडून देऊ. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा डिफरन्स जास्त असेल दोन ॲटममधला. मग तो पोलार झाला. आणि नॉन पोलार काय असेल मग? व्हेरी गुड. झिरो डायपोल मुवमेंट झिरो असते, त्याला नॉन पोलार म्हणतात. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. सिट डाऊन. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी? त्यांनी सांगितलं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त किंवा कमी काय असते ती? पॉवर टू अट्रॅक्ट इलेक्ट्रॉन, याला इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणतात का? हां, ॲबिलिटी टू अट्रॅक्ट, ॲफिनिटी टू अट्रॅक्ट इलेक्ट्रॉन, त्याला इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणतात. बरं, ठीक आहे. आपल्याला एवढं कॉम्प्लिकेटेड जाण्याची गरज नाही, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दो टाइप के मॉलिक्यूल, एक पोलर एंड. कंडीशन क्या है कि जिस मॉलिक्यूल की केस में डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, वो बनेगा पोलर मॉलिक्यूल्स. एंड जिस डाइपोल की केस में डाइपोल मूवमेंट जीरो है वो बनेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. फक्त आपण डाइपोल मूवमेंटच्या अकॉर्डिंग त्यांना डिफरेंशिएट करणार आहे. ठीक है. पोलर मॉलिक्यूल का मतलब the molecules whose dipole moment is non-zero, and non-polar मतलब अब ये जीरो होती है नॉन जीरो होती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिमेट्री, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन असेल, ठीक है ना.
आपल्याला एवढे कॉम्प्लिकेशन्स लागतच नाही, त्यामुळे फिजिक्स खूप सोपं आहे. कंडीशन क्या है कि हमने डिफाइन किया था डाइपोल को. क्या होता है डाइपोल? मतलब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. कौन से चार्जेस? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस. क्या था? सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस. मतलब कि मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू एंड दूसरा एक चार्ज है माइनस क्यू. एक ही पॉइंट के ऊपर हमने प्लेस किया है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी बनेगी? q इंटू जीरो, मतलब जीरो, क्योंकि इनके बिटवीन का सेपरेशन ही जीरो है. समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर वही केस में एक चार्ज हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं प्लस क्यू, दूसरा चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू, इनके बिटवीन सेपरेशन है r, तो डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा? q इंटू आर. तो बस इतना ही डिफरेंस है. पोलर मॉलिक्यूल की केस में क्या होता है? Cg सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब नॉन कोइंसाइड होता है. अगर Cg कोइंसाइड नहीं करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दो डिफरेंट पॉइंट पे रहेंगे. अगर वो दो डिफरेंट पॉइंट पे, इसका मतलब वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगी और वो बनेगा पोलर मॉलिक्यूल. जैसे कि H2O, HCl. समझ में आ रहा है ना? इनमें क्या होता है? प्लस का एंड माइनस का जो Cg है वो डिफरेंट पॉइंट पे आता है. इससे क्या होता है? दो चार्जेस की बिटवीन का सेपरेशन नॉन जीरो होता है, इसलिए वो डाइपोल मूवमेंट वहाँ पे नॉन जीरो, इसलिए वो कौन है? पोलर है. लेकिन कुछ मॉलिक्यूल की केस में क्या होता है कि उनका इलेक्ट्रॉन का एंड न्यूक्लियस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करता है, जैसे कि H2. समझ में आ रहा है ना? तो कोइंसाइड करने से क्या हो गया? ये केस हो गई, जहाँ पे प्लस चार्ज है वहीं पे माइनस चार्ज है, तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगी और वो क्या बनेगा? कळालं? एवढंच लक्षात ठेवायचं. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड पोलर का मतलब द डाइपोल मूवमेंट्स आर नॉन जीरो. क्यों नॉन जीरो है? बिकॉज Cg नॉन कोइंसाइड है. ठीक है. दूसरा होता है नॉन पोलर. नॉन पोलर मतलब जिसकी डाइपोल मूवमेंट Q जीरो है, क्योंकि Cg. कळालं? तो अभी कंडीशन क्या है देखो कि यहाँ पे हमने जो प्लेस किया है वो है डाइलेक्ट्रिक, तो वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है. पोलर होगा मतलब क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगी. नॉन पोलर होगा मतलब क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट जीरो होगी. मतलब इस तरह से होगा. देखो, अगर बात हम पोलर की करेंगे तो पोलर की केस में जो डाइलेक्ट्रिक हमने लिया है वहाँ पे प्लस एका कोपऱ्यात तर माइनस दुसऱ्या कोपऱ्यात, मतलब वो इलिप्टिकल हम शो करेंगे. समझ में आ रहा है ना? का बरं असं? क्योंकि Cg उनका कोइंसाइड नहीं हो रहा है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो डाइपोल मूवमेंट्स है अगेन रैंडमली ओरिएंटेड होती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. इसलिए पोलर मॉलिक्यूल की केस में इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है. परत एकदा, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, बट नेट डाइपोल मूवमेंट कितनी होती है? जीरो. उसी तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल की केस में क्या होगा? अगर नॉन पोलर है तो प्लस माइनस एक ही पॉइंट पे है, मतलब हम उसको सर्कल से शो करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट जीरो है, इसलिए नेट डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगी? जीरो ही बनेगी. कळतंय का? एकदम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पोलराइजेशन. पोलराइजेशन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इफेक्ट है. ठीक है. जिसके सिमिलर कंसेप्ट हम मैग्नेटिक्स में पढ़ेंगे, जिसको हमने बोला है मैग्नेटाइजेशन. अब पोलराइजेशन को समझने के लिए हमने दो कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स लिए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर जो क्या करने वाली है? स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करने वाली है. अब वहाँ पे क्या होगा कि हम बीच में कोई एक पर्टिक्युलर सबस्टन्स प्लेस करेंगे जो नॉन कंडक्टिंग होगा. का बरं असं? कारण हा कंडक्टिंग जर आपण घेतला तर इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स याला कट करून जाणारच नाही, तर हे बाय इंडक्शन इकडे निगेटिव्ह चार्ज इंड्यूस्ड होणारच नाही. जे आपल्याला स्टडी करायचं आहे ते तिथं प्रॅक्टिकली अप्लायच होणार नाही. ठीक है. तो यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं. डाइलेक्ट्रिक मतलब कौन? इंसुलेटर, मतलब नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस. वो दो टाइप के होंगे, एक पोलर होगा नहीं तो, लेकिन दोनों की भी केस में क्या हो रहा है? देखो, पोलर में डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, लेकिन किसकी? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की. लेकिन नेट डाइपोल मूवमेंट कितनी है? इसका मतलब बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है उसको पोलर लो या फिर नॉन पोलर लो, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज क्या होती है? जीरो होती है. कब तक? जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तब तक. अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है, उससे क्या होगा? उससे एक रीओरिएंटेशन यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, वर्क किया जाएगा, एंड ये सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है ये एटम के मॉलिक्यूल के निगेटिव चार्जेस को एक साइड में इस तरह से अलाइन कर लेंगे. अगर ये निगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए तो सेम एटम का पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होगा.
एट द सेम टाइम एक्सटर्नली अप्लाइड नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अलाइन होंगे, ये सारे नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड्स में चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल था या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबकी केस में इस तरह से चार्जेस का क्या होगा, सेपरेशन होगा। क्या होगा, चार्जेस का सेपरेशन होगा। एंड ये चार्जेस का सेपरेशन हो गया, उसकी वजह से क्या होंगे, डाइपोल फॉर्म होंगे। अब जितने भी डाइपोल फॉर्म हो गए, देखो सबकी डायरेक्शन कहाँ पे है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होती है संस्कृति, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब जितने भी डाइपोल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ऑल आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट भी क्या बनेगी, अब नॉन जीरो बनेगी। नेट डायपोल मूवमेंट क्या बनेगी, नॉन झिरो बनेगी ना, सगळे एकाच डायरेक्शनमध्ये म्हटल्यावर ॲड होईल ना। पहिले आप रैंडम डायरेक्शन थी इसलिए कैंसिल कर रहे थे। इसका मतलब जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को मतलब इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, उसके सरफेस के ऊपर क्या इंड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। खड़ा लो। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होने का जो प्रोसेस है, फिनोमिनन है, उसी को हम बोलते हैं एज ए पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन, मतलब वेरी गुड। फिर हम उसको डिफाइन करते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है पोलराइजेशन, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। अब पोलराइजेशन मतलब पीजेड, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट मतलब पी, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वन, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए और एक रिलेशन यूज करते हैं, और वो होता है पी जेड इज इक्वल्स टू काई इंटू ई। फिर से पी जेड मतलब कौन है यहाँ पे, पोलराइजेशन, काय। अब ई लिखा है ना, मैग्नेट की केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ई है तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब, इकडे काय होतं, ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट मॅग्नेटाइज्ड, इथं काय म्हणणार आपण, ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट पोलराइज्ड। काय का मतलब क्या होगा, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट पोलराइज्ड। एंड ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने अप्लाई की थी। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रो की केस में पोलराइजेशन। चलो राइट डाउन। हो गया। अब सेम कंसेप्ट कैपेसिटर में एप्लीकेबल है। कैपेसिटर में भी हम यही करते थे, दो कंडक्टिंग प्लेट, उसके बिटवीन सरफेस प्लेस करते थे जो इंसुलेटिंग है, तो इसके ऊपर ये चार्जेस रीओरिएंट होने में जो वर्क डन होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम कैपेसिटर को डिफाइन कर रहे थे। कैसे डिफाइन किया था, डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सेम फिनोमिनन हम मैग्नेटिज्म की केस में देखने वाले, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है फिर मैग्नेटाइजेशन, मतलब जो पोलराइजेशन था वही मैग्नेटाइजेशन। क्या होगा फिर, अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, लेकिन जो मैग्नेटाइज हो सकता है, डिफरेंस कसा है लक्षात घ्या, यहाँ पे इंसुलेटर है लेकिन उसके सरफेस के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट थे, इसलिए कोई भी इंसुलेटर प्लेस करो फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन मैग्नेटिक्स की केस में क्या होता है, मटेरियल के 3 टाइप से मैंने इंट्रोड्यूस किया था, आज डिटेल में पढ़ेंगे। डाई, पैरा, फेरो, जिसमें डाई एंड पैरा जो है मैग्नेट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट भी नहीं होंगे, रिपेल भी नहीं होंगे, एंड उनके सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेना पड़ेगा। तो मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंसुलेटर था, डाई इलेक्ट्रिक था, वैसे यहाँ पे एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गाडोलिनियम, डिस्प्रोशन। इसमें से कोई एक एलिमेंट हम लेंगे एंड उसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, उसके सरफेस के ऊपर भी मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होगी। क्यों इंड्यूस्ड होगी, यहाँ पे हमने चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें मालूम है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा था, बिकॉज ऑफ देयर रैंडम ओरिएंटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। तो अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उनको फोर्स अप्लाई करके एक डायरेक्शन में अलाइन करेगी। एंड ये मैग्नेटिक मूवमेंट अगर एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई तो गिवन मटेरियल क्या करेगा, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटाइजेशन में भी क्या हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो रही है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर युनिट व्हॉल्यूम इज कॉल्ड एज मॅग्नेटायझेशन। इकडे काय होतं तेच होतं, फक्त इकडे इलेक्ट्रिक म्हटलं होतं, इकडे मॅग्नेटिक म्हटलं होतं, ठीक है। डिनोटेड बाय, इसका नोटेशन mz ले लो या फिर I ले लो। फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट डाइपोल मूवमेंट यानी कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम यानी V। तो मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। डायमेंशंस एम्पियर पर मीटर, L-1 I1। स्केलर या वेक्टर है, अगर M वेक्टर है, V स्केलर है, तो इसको वेक्टर ही होना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है मैग्नेटाइजेशन। अब उसको हम सेकंड जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग भी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज mz इज इक्वल्स टू काई इंटू एच। यहाँ पे बस b की जगह पे हमें h लेना पड़ता है। तिकडे काय होतं, pz इक्वल्स टू काई इंटू ई, इकडे काय है p रिप्लेस बाय mz। काय मतलब काय, बस वहाँ पे काय ई था, यहाँ पे काय m होगा। व्हाट इज काय, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। वहाँ पे था एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट पोलराइज्ड, यहाँ पे होगा एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। h का मतलब, व्हाट इज h, H का मतलब होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग H इक्वल्स टू n इंटू आई। क्या होता है, H इक्वल्स टू n इंटू आई, वेयर n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, सोलेनोइड होता है, सर्कुलर कॉइल होती है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एंड I का मतलब करंट। तो H का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये बघा, n मतलब कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। I का मतलब क्या है, करंट। तो H का यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, यानी डायमेंशन फिर से L-1 I1। समझ में आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज क्यूरीज लॉ। हो गया लिख के, क्यूरीज लॉ। क्या होता है क्यूरीज लॉ, पेरी क्यूरी have observed that magnetization of paramagnetic substance is directly proportional to the externally applied magnetic field and inversely proportional to the temperature या फिर absolute temperature। that is mz is proportional to b external upon t। फिर यहाँ पे proportionality कांस्टेंट आ गया, तो सॉरी साइन आ गया, तो कांस्टेंट लेके आएंगे तो ये बनेगा c इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन टी। यहाँ पे c को बोलेंगे एज विच कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट।
ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं जो मैग्नेटिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट उसको भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी सीक्वेंस से आपको यहाँ पे क्या क्या होता है देखना पड़ेगा। देखो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन के लिए हमने एक कंडीशन कंसिडर की है जिसमें क्या होगा, देखो ये BO प्लस BM बनेगा। यानी कि हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया, क्या लिया, सोलेनॉइड के सेंटर में एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस कर दिया। तो जब हम सोलेनॉइड को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयन का कोई एक कोर है या फिर स्फेरिकल है या फिर बार है कुछ भी, तो उसको हमने सोलेनॉइड के सेंटर पे प्लेस किया तो क्या होगा, जब सोलेनॉइड में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन। कहाँ पे, सेंटर में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आयन का या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो भी पार्ट हमने लिया था वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होगा मतलब क्या होगा, वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होगी मतलब वो भी एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। कहते का सोलेनॉइड था, ये सोलेनॉइड, ठीक है, इसके सेंटर में हमने यहाँ पे एक आयन कोर रख दिया। जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इसके सरफेस के ऊपर इंड्यूस्ड होगी। यानी कि अब क्या होगा कि इस पार्ट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मतलब कि सेंटर में अब दो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। पहली ड्यू टू सोलेनॉइड, दूसरी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो बी को क्या बोलेंगे हम, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बोलो या फिर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, जो दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। बीओ का मतलब कौन होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड। उसके बाद में बी एम, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। कळतंय का बघा काय चाललंय आपला नेक्स्ट पॉइंट, कि हमने एक सोलेनॉइड लिया, उसके सेंटर में हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस किया। तो जब सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये सेंटर में फेरोमैग्नेटिक नहीं होता तो सिर्फ बीओ होती है, एमआई ड्यू टू सोलेनॉइड। लेकिन हम अगर वहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस करेंगे तो उसके मैग्नेटाइज होने से भी क्या हो रहा है, वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब वहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी इन दोनों की एडिशन, दैट इज बीओ प्लस बीएम, ये बन गए इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे बीओ हमने फाइंड किया था, कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई। सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई। म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई। उसी तरह से ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है दैट इज बीएम, ये होता है काय इंटू एम जेड। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन कितना होता है, काय इंटू एम जेड। काय का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एम जेड का मतलब मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू पुट करेंगे बी में तो हमें नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्रेशन मिलेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई प्लस बोलो काय इंटू एम जेड। सॉरी एक मिनट, ये म्यू नॉट इंटू एम जेड है, नॉट काय। ये क्या होता है, बी एम इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम जेड। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये बनेगा म्यू नॉट इंटू एम जेड। तो दोनों में से म्यू नॉट, तो ये बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, म्यू नॉट इन ब्रैकेट एन आई प्लस एम जेड। बट अभी हमने डिफाइन किया था एन आई का मतलब कौन होता है, एच होता है। उसके साथ साथ मैग्नेटाइजेशन का भी हमें फॉर्मूला मिला था दैट इज काय इंटू एच था। इसको अगर पुट करेंगे तो बी इक्वल्स टू कितना मिल गया, म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस काय इंटू एच। तो एच एच कॉमन लेंगे तो बी इक्वल्स टू कितना बनेगा, म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस काय इंटू एच। बट 1 प्लस काय को हम डिफाइन कर चुके ऑलरेडी, म्यू आर। तो बी इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच।
बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर को भी हम डिफाइन कर चुके हैं, तो B इक्वल्स टू बनेगा म्यू इंटू एच। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड विल बी B इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, जिसमें B का मतलब नेट मैग्नेटिक इंडक्शन, म्यू का मतलब permeability of medium which is given by mu equals to mu naught into where mu r is the which is given by mu r equals to 1 plus हेच परत प्रूव्ह केलं फक्त हे एच इक्वल्स टू एन आय एम झेड इक्वल्स टू काय इंटू एच, हे दोन कंडिशन दोन फॉर्म्युले नवीन आहेत, बाकी सगळं ऑलरेडी झालेलं आहे. कळतंय की निकिता? Recording stopped. चलो हो गया लिख के. Recording in progress. ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हमने एक ही पॉइंट पढ़ा है, कौन सा? मैग्नेटाइजेशन. बट मैग्नेटाइजेशन को समझने के लिए हमने उसको कंपेयर किया था पोलराइजेशन के साथ में. पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अब डाइपोल मोमेंट क्यों इंड्यूस्ड होती है, उसके लिए कंडीशन हमने देखी कि जब भी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे उसके सरफेस के ऊपर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होती है, एंड इस फिनोमिनन को हम पोलराइजेशन बोलते हैं. तो पोलराइजेशन इज गिवन बाय P बाय V, मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर पी जेड इक्वल्स टू काय इंटू ई, वेयर काय का मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जिसका मतलब है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट पोलराइज्ड. उसी को कंपेयर करके मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस किया कि जब भी हम कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पे हमने ये सोलेनोइड के सेंटर में प्लेस किया था, तो अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इसके सरफेस के ऊपर भी क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इन सिंगल और वन डायरेक्शन इंड्यूस्ड होगी. मतलब क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे एज मैग्नेटाइजेशन. तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला बनेगा यम नेट, मतलब नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके ऊपर से ऐसा यूनिट मिलेगा एम्पियर पर, एंड कंपेयर करेंगे पोलराइजेशन के साथ में, तो यम जेड बनेगा काय इंटू ई का काय इंटू एच, काय इंटू एच, काय का मतलब एंड एच का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, विच इज गिवन बाय एच इक्वल्स टू एन आई. हो गया. तो उसी को हमने अप्लाई किया था जो क्यूरीज लॉ था उसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की केस में. तो क्या होता है क्यूरीज लॉ? एम जेड होगा प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल अपॉन टी, यानी एम जेड इक्वल्स टू सी इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन टी. सी का मतलब क्यूरीज कॉन्स्टेंट, एंड जो इक्वेशन है एम जेड इक्वल्स टू सी इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन टी, इसको बोला जाता है क्यूरीज लॉ. वो होने के बाद हमने इन जनरल कंडीशन देखी कि कोई भी सोलेनोइड के सेंटर में एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम अगर प्लेस करेंगे, सोलेनोइड में से अगर करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा. कितना? बी नॉट. कितना होगा? बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. उसके साथ जब ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेटाइज होने के बाद ये भी अपना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलेंगे बी एम.
बी एम कितना था, म्यू नॉट इंटू एम जेड। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम, यानी कि म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम जेड। म्यू नॉट कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, एन आई प्लस एम जेड, बट एन आई को हम बोलते हैं एच, एम जेड को बोलते हैं काय इंटू एच, तो अगेन एच एच कॉमन लिया, तो बी इक्वल्स टू बना म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस काय इंटू एच, बट 1 प्लस काय को अपन पहले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं, इज म्यू आर। फिर आता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्या है, म्यू। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, बी इक्वल्स टू म्यू इंटू, एंड इसके ऊपर से हम यहाँ पे एच को अल्टरनेट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एच इक्वल्स टू बी बाय म्यू। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे, एच इक्वल्स टू बी बाय म्यू, मतलब इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर वहाँ पे एयर की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, एच इक्वल्स टू बी नॉट बाय म्यू नॉट। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन अगर वो कोर को निकालेंगे तो सिर्फ एयर बचेगा, तो म्यू भी किसका लेना पड़ेगा, एयर का लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को मैंने कंफ्यूजिंग है इसलिए आप तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अब थोड़ा सा इनके ऊपर जाएंगे तो एक्चुअली इनकी जो नोमेनक्लेचर है वो एग्जैक्ट उल्टा है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक्चुअल मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो नॉन मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो पहले मैग्नेट नहीं था उसको कितना मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी रखता है, वो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एंड मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि दूसरे मैग्नेट के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी, मतलब चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, या फिर वहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, या फिर वहाँ पे टॉर्क कितना एक्ट होगा, या फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होगा, ये सारे फैक्टर डिटरमाइन कौन करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अप्लाई द फोर्स, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में इंटेंसिटी का काम करता कौन है, मैग्नेटिक इंडक्शन। कड़ा लो। अब मैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करने की एबिलिटी, बट यहाँ पे एक्चुअल में इंड्यूस करने का जो प्रॉपर्टी का पार्ट है वो कौन डिफाइन करता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कळालं ना, तर थोडंसं कन्फ्यूज नाही व्हायचं, ऑलमोस्ट सिमिलर काम है इनका, बस अगर दोनों को साथ में हम डिफाइन कर रहे हैं तब इनमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जो फोर्स एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा, फ्लक्स होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स होगी, वो डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी है। इंटेंसिटी का मतलब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसका कितना मैग्नेटाइजेशन होगा, ये डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड एज वेल एज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट करने का कंटिन्यू या थांबायचं? थांबायचं? एकच पॉईंट द्याला आज, काय करायचं सांगा? हां कंटिन्यू, पण पेपर पण आहे पुढं, टेस्ट आज आणि उद्या 2 टेस्ट आहेत ना, त्यामुळं कंटेंट आपण लेक्चरचं कमी ठेवतो। काय करायचं सांगा? करायचं कंप्लीट? 2च पॉईंट राहिले, थेरॉटिकल पॉईंट आहेत, पण 20 मिनिट लागतील, परत पेपरचा टाईम तुमचा एक्सटेंड होईल। ठीक है, चल क्या गड़बड़ नहीं आपल्याला। क्या बचा है अब? जो बचा है उसमें भी परत तेच विषय की जे